नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं फोर्टिस नोएडा में और मेरे साथ हैं डॉक्टर ज्योति आनंद। डॉक्टर ज्योति आनंद सीनियर कंसल्टेंट हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी की। डॉक्टर ज्योति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति, अगर मैं बात करूं, आजकल कैंसर को लेके लोग बहुत बात करते हैं, स्पेशली अगर महिलाओं के उसमें आऊं तो ब्रेस्ट कैंसर की बात होती है। लेकिन मैं आज आपसे जो विषय लेना चाहता हूं वो है ओवेरियन कैंसर। ओवेरी कैंसर की अगर बात करूं तो क्या कुछ अर्ली इंडिकेशंस होते हैं फीमेल्स को? थैंक यू मेरे को इनवाइट करने के लिए। देखो, ओवरीज पहले आपको समझना है कि ओवरीज हैं क्या, किस तरीके से इसमें कैंसर होता है और सिम्टम्स किस तरीके से होंगे। तो ओवरीज अंडेदानी है, यूट्रस के साथ बच्चेदानी के साथ 2 अंडेदानियां होती हैं नॉर्मली सब फीमेल्स में। अंडेदानी के कैंसर को ओवेरियन कैंसर बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल्स बच्चे को जन्म देती हैं तो हमारे पेट की जो कैपेसिटी होती है इट इज जनरली 3 से 4 किलो तक तो उनको आदत सी हो जाती है कि वो बियर कर लेती हैं। तो जब ओवरीज बड़ी होती हैं वो सिम्टम उतना पता नहीं चलता, हल्का फुल्का पेट में डिस्कम्फर्ट होता है जिसको हम लोग रूटीनली सोचते हैं कि ठीक है गैस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जनरली जब ओवरीज के कैंसर की वजह से पेट की झिल्ली में कैंसर आ जाता है, पानी डेवलप हो जाता है, तब पेशेंट्स को जागरूकता आती है कि अरे मेरे को पेट में कोई दिक्कत हो रही है। पेट का फूलना सबसे कॉमन सिम्टम क्या है? पेट का फूलना। पेट का फूलना अंडेदानी के साइज की वजह से, पानी की वजह से, उस वजह से। अब जब ये पेट फूलता है या पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके जो प्रेशर सिम्टम्स हैं, पेशेंट बार बार पेशाब जाना, रिकरेंट बार बार यूटीआईज होना, यूरिनरी इन्फेक्शंस होना, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है कनेक्टेड रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी एक तरीके से ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स में आते हैं। पर जो पानी जब फैल जाता है, पेट में पानी आ जाता है, इस स्टेज में भी अगर हमें कैंसर डिटेक्ट होता है तभी भी हम कैंसर को क्योरेबल स्टेज में ले सकते हैं। अच्छा, क्या इसका जब अगर मैं बात करूं, पीरियड्स की बात करूं, तो क्या एक्सेसिव ब्लीडिंग का भी इसका कुछ इंडिकेशन या कुछ रिलेशन रहता है? देखिए, नॉर्मली लोग सोचते हैं कि मेरे को तो कोई रेगुलर पीरियड्स थे ही नहीं तो मुझे ओवेरियन कैंसर क्यों हुआ। जनरली ओवेरियन कैंसर का जो ब्लीडिंग में जो रोल रहता है हार्मोनल डिसरप्शन की वजह से रहता है। बिकॉज ओवरीज जो है हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, उसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। बट एज सच अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ हैवी ब्लीडिंग, ये जनरली ओवेरियन कैंसर का सिम्टम नहीं होता है। एंड एक चीज, क्योंकि बात चल रही थी मेनोपॉज का जब स्टेज आता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो फीमेल्स, मतलब अगर मैं ओवेरियन कैंसर की बात करूं तो वो मेनोपॉज के बाद नहीं होता, या चांसेस बने रहते हैं दोनों टाइम पे? नहीं, चांसेस पूरे बने रहते हैं। बल्कि पहले तो जब कैंसर्स होते थे हम कहते थे एल्डरली में होते हैं, मोर देन 60 इयर्स में होते हैं। आजकल बहुत अर्ली एजेस में, यहाँ तक कि हमने 19 to 20 इयर्स में भी ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट किया है ना। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट मेनोपॉजल में नहीं होगा कोई भी एज। मैं ब्रेस्ट कैंसर में भी हमेशा बोलती हूँ, बीइंग अ फीमेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए भी और ओवेरियन कैंसर होने के लिए भी। एज इज नो बार। अब हम बात करते हैं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे अर्ली साइंस की, मैं अगर पूछूं कि कुछ प्रिकॉशंस क्या लिए जा सकते हैं, या कुछ इस तरह के, आजकल तो जेनेटिक टेस्टिंग होती है, कुछ ऐसे हैं अवेलेबल? यस, ये सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, प्रिकॉशंस हम ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग करते हैं, मैमोग्राफी से करते हैं। ओवेरियन कैंसर में हम जनरली स्क्रीनिंग रिकमेंड नहीं करते हैं। ओवेरियन कैंसर में स्क्रीनिंग हम रिकमेंड उनको करते हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट या फिर ओवेरियन कैंसर है, राइट। अगर किसी की मदर को ब्रेस्ट कैंसर है, उनको पेशेंट को जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर भी हो सकता है। ये एक जेनेटिकली लिंक्ड कैंसर हो सकता है जिसको हम BRCA जीन टेस्ट करके डिटेक्ट कर सकते हैं। पर वो जो BRCA जीन है वो पेशेंट में टेस्ट होगा, यानी कि आपकी मदर में या आपकी मासी में जिसको कैंसर हुआ था उनमें डिटेक्ट होगा। तो ये जेनेटिकली लिंक्ड हो सकता है। अगर उन पेशेंट्स में वो BRCA जीन पाया जाता है देन आपको प्रॉपर स्क्रीनिंग रिकमेंड की जाती है, जिसमें ओवेरियन स्क्रीनिंग के लिए हम TVS यानी कि ट्रांसवेजिनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। एक ब्लड का टेस्ट है जो CA-125 जो बढ़ जाता है ओवेरियन कैंसर में, वो है। ओवरी एंड ब्रेस्ट कैंसर दोनों रिलेटेड हो सकते हैं, इसलिए स्क्रीनिंग मैमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वो कैंसर्स हैं जिनके लिए हमें देखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ज्योति, अगर बात करूं ट्रीटमेंट की, तो या ट्रीटमेंट से पहले आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं कि अगर मैं ओवेरियन कैंसर की बात करूं तो किस अलग अलग तरीके के होते हैं कुछ?
यस, ओवेरियन कैंसर सिम्टम्स तो सेम रहेंगे, वही पेट का फूलना हो ये वो, बट ओवेरियन कैंसर जैसे आपने पहले एज की भी बात करी कि मेनोपॉज के बाद नहीं होता है, यंगर फीमेल्स में ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जिनको जर्म सेल ट्यूमर्स बोलते हैं। इन कैंसर्स की जो प्रवृत्ति होती है, मोर देन 90% ऑफ द कैंसर्स ये क्योर हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि युवराज सिंह जो है, इनको भी एक तरीके का जर्म सेल ट्यूमर था, उनको चेस्ट में मास डायग्नोज हुआ था, तो ये ओवरी में भी डिटेक्ट हो सकते हैं इन फीमेल्स, इन मेल्स इट कैन बी डिटेक्टेड इन टेस्टिस, तो ये चेस्ट में भी डिटेक्ट हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके के वो जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। जब अर्ली एज में कोई गर्ल आती है हमारे पास जिसको कि ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स हैं, या फिर हमने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया, ओवरीज में कुछ गांठें पाई जा रही हैं, तब हमारा जो क्लिनिकल इंडिकेशन कई बार कहता है कि ये जर्म सेल ट्यूमर हो सकता है। कुछ ओवेरियन कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनको बॉर्डरलाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से कैंसरस भी नहीं होते हैं, पूरे तरीके से नॉन कैंसरस भी नहीं होते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट और इनका जो प्रोग्नोसिस है वो भी टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो कैंसर्स बहुत तरीके के हैं। ओवेरियन एडिनोकार्सिनोमास की हम जो बात करते हैं उसमें प्रॉपर ये ट्रीटमेंट, स्टेजिंग, वो सारी चीजें यूज होती हैं। अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, तो किस किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है? ओवेरियन कैंसर में हम जनरली कीमोथेरेपी एंड सर्जरी का यूज करते हैं। किसी भी कैंसर के ट्रीटमेंट में सबसे पहले डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड स्टेज में जो पानी आ जाता है उसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। तो थर्ड स्टेज के कैंसर में पेशेंट को देख करके, पेशेंट की सारी स्टेजिंग वर्कअप एंड सारे टेस्ट करवा करके हम ये देखते हैं कि पहले इसको कीमो की जरूरत है या फिर पहले सर्जरी की जरूरत है। तो पेशेंट्स का हम सर्जरी करवा के बाद में कीमो दे सकते हैं, कीमो करके बाद में सर्जरी कर सकते हैं। रेडिएशन का आमतौर पे इसमें कोई ज्यादा रोल नहीं आता है, बट सर्जरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हाईपेक है, जिसमें इंट्रापेरिटोनियल यानी कि पेट के अंदर ही हम कीमोथेरेपी डालते हैं। उससे भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स को कैंसर के सर्वाइवल में बेनिफिट मिलता है। तो कीमोथेरेपी एंड टारगेटेड थेरेपी, इसके साथ हम टारगेटेड थेरेपी यूज करते हैं, एंड सर्जरी, ये मेन 3 चीजें हैं जो हम ओवेरियन कैंसर में यूज करते हैं। अच्छा डॉक्टर ज्योति, एक चीज और जानना चाहूंगा, इससे रिस्क क्या क्या है और क्या ये क्योरेबल है? यस, ओवेरियन कैंसर को हम एक अच्छे कैंसर्स के अंदर काउंट करते हैं। ओवेरियन कैंसर का बिहेवियर जो है वो रिकरेंट होता है। रिकरेंट मतलब बार बार आना, बट यस, पेशेंट को जो सर्वाइवल है, जो टाइम है, वो ईयर्स में मिलता है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने है, 1 साल है। एंड डेफिनेटली ये जो टाइम है डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे डायग्नोज कर रहे हैं हम उस ओवेरियन कैंसर को। क्यूरेबल है थर्ड स्टेज तक भी। फोर्थ स्टेज में अगर सिर्फ छाती में पानी आता है उसमें भी हम चांसेस ऑफ क्योर अच्छे मानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट क्योर नहीं हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर का पेशेंट पूरे तरीके से ठीक हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर ज्योति, जब बात आती है ना कैंसर के डायग्नोसिस की, तो बायोप्सी का बहुत बड़ा रोल आता है। और बायोप्सी ऐसी चीज है जिसके लिए लोग बड़ा डरते हैं कि भाई सुई की जांच होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो क्या इसमें भी ये रोल है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली कैंसर अवेयरनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना बायोप्सी के कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट नहीं होता। बायोप्सी आपको आपका डॉक्टर तभी रिकमेंड करता है जब वो एक्चुअली नीडेड होती है और जब उसके फैलने का खतरा नहीं होता है। सोचिए, अगर मेरे पास एक पेशेंट आता है जिसका ऑलरेडी लंग से या ओवरी से निकल के कैंसर लिवर तक गया हुआ है, अब वो ऑलरेडी फैल चुका है, अगर मैं एक बायोप्सी करूंगी तो वो एक्स्ट्रा नहीं फैलेगा, बट वो एक बायोप्सी हमें हेल्प करेगी उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि उसके ऊपर हम बहुत सारे टेस्ट करते हैं। आजकल जितनी एडवांसमेंट हो गई है, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, तो ये सारी चीजें हमें उस बायोप्सी से ही पता चलती हैं कि हम कितना इन चीजों को यूज कर सकते हैं। इसलिए बायोप्सी से डरना नहीं है। किसमें बायोप्सी करवाने से कैंसर फैल सकता है ये डॉक्टर को पता रहता है, वो उसमें रिकमेंड ही नहीं करते हैं। जैसे आपने ओवेरियन कैंसर पूछा कितने तरीके का होता है। लेटर से कि अगर एक बॉर्डरलाइन मैलिग्नेंट ट्यूमर की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें हम बायोप्सी नहीं करते हैं। उसमें ऑलरेडी सिर्फ अंडेदानी तक की, ओवरी तक की कैंसर लिमिटेड है। हम सीधा सर्जरी करते हैं, सर्जरी करके उसको निकालते हैं, उसकी रिपोर्ट में आगे डायग्नोज होता है। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस कि डॉक्टर आपको कहाँ पे रिकमेंड कर रहा है बायोप्सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी आपके लिए रिकमेंड किया जा रहा है वो जनरली आपके भले के लिए किया जाता है। तो बायोप्सी से कैंसर्स फैलते नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है। डॉक्टर ज्योति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही साधारण शब्दों में बड़ी बारीकी से चीज़ों को बताया। सो यस, आज जो ये जानकारी आपको मिली है इसको सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि अवेयरनेस एक ऐसी चीज़ है या जिसको हम जागरूकता बोलते हैं, जिससे कि हमेशा लाभ होता है। अगर आप जागरूक होंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बीमारी के लिए इलाज पे पहुंच पाएंगे, और जितना जल्दी आप पहुंच पाएंगे उतना ही अच्छा आपका इलाज होना संभव होगा, विशेषकर कैंसर जैसी बीमारी में। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।